हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर में। तो अगर आप भी बनना चाहते हैं फ्यूचर में नर्सिंग ऑफिसर, हर किसी की डिज़ायर होती है कि वो फ्यूचर के अंदर नर्सिंग ऑफिसर बने। तो उसके लिए मैं आपसे कहूँगा कि जो क्लासेस हो रही है उसको रेगुलर लेते रहिए और अपने फ्रेंड सर्कल है उसके अंदर भी लेने को क्लासेस को कहिए कि जिससे हर किसी का फ़ायदा हो सके और जो सारे टॉपिक्स हैं एमएसएन के वो क्लियर हो सके। तो आज का अपना टॉपिक है एरोटिक स्टेनोसिस। लास्ट क्लास में अपन ने कंप्लीट किया था कि मिट्रल वॉल के अंदर जो स्टेनोसिस और रिगर्जिटेशन होता है वो कंप्लीट किया था। आज का अपना टॉपिक है एरोटिक स्टेनोसिस, यानी एरोटिक वाल के अंदर स्टेनोसिस हो जाना, नैरोविंग हो जाना। तो अपने को ये स्टार्ट करने से पहले ये पता होना चाहिए कि एरोटिक स्टेनोसिस मतलब एरोटिक वाल होता कहाँ पे है। तो नाम से पता लग रहा है एरोटिक, यानी कि जहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल और एरोटा का कनेक्शन होता है, मतलब कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड एरोटा में जाता है। तो वहाँ पे एक वाल होता है, उसको बोलते हैं एरोटिक वाल। तो एरोटिक वाल स्टेनोसिस के अंदर, यानी कि जो एरोटिक वाल है उसके अंदर स्टेनोसिस हो जाता है, नैरोविंग हो जाती है एरोटिक वाल के अंदर। उस वजह से एरोटिक स्टेनोसिस हो जाता है और फर्दर जो ब्लड जा रहा है एरोटा के अंदर वो नहीं जा पाएगा। नॉर्मल कंडीशन में लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है? एरोटा के अंदर। तो वहाँ पे एक वाल्व होता है एरोटिक वाल्व, जो कि वन वे फ्लो होता है उसके अंदर ब्लड। अगर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड चला गया एरोटा के अंदर तो वापस वो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर नहीं आएगा नॉर्मल कंडीशन के अंदर। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जो वाल्व होता है वो नैरो हो जाता है, स्टेनोसिस हो जाता है उसके अंदर, तो उसको बोलते हैं एरोटिक स्टेनोसिस। तो एरोटिक स्टेनोसिस की डेफिनेशन क्या हुई कि एरोटिक वाल्व स्टेनोसिस इज द नैरोविंग ऑफ द एरोटिक वाल्व, यानी एरोटिक वाल्व का नैरो हो जाना, उसको क्या बोलते हैं? एरोटिक स्टेनोसिस। तो ये थी इसकी डेफिनेशन, एरोटिक स्टेनोसिस की डेफिनेशन के बाद क्या अपने जो इसके एटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, यानी किस वजह से एरोटिक स्टेनोसिस हो सकता है। तो इसके जो एटियोलॉजिकल फैक्टर्स है, एटियोलॉजिकल फैक्टर्स या अपन कह सकते हैं कोजेज। तो इसमें जो सबसे पहला कोज आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका जो कोज होता है वो तो क्या हो गया? इडियोपैथिक, यानी अननोन है। फिर कई पेशेंट के अंदर इसका कोज है वो अपने को पता नहीं रहता है कि किस वजह से हुआ है। फिर भी अगर इसका जो कोज देखें तो वो क्या कौन सा होता है कि जो वाल होता है एरोटिक वाल, उसके अंदर क्या होता है? कैल्सिफिकेशन हो जाता है। कैल्सिफिकेशन का मतलब कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाना। जो एरोटिक वाल्व है उसके अंदर कैल्सिफिकेशन हो जाना, ये एक डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, डिजेनरेटिव कैल्सिफिकेशन एरोटिक वाल्व के अंदर। तो इस वजह से भी ये स्टेनोसिस हो सकता है। तो डिजेनरेटिव कैल्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। डिजेनरेटिव कैल्सिफिकेशन की वजह से एरोटिक स्टेनोसिस हो सकता है, नैरो हो जाता है। कैल्शियम का वहाँ पे डिपोजिशन होगा, वाल की जो लीफलेट होती है वहाँ पे, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो नैरो हो जाएगा वाल, तो इसकी वजह से एरोटिक स्टेनोसिस हो जाएगा। फिर इसके बाद इसके जो नेक्स्ट इटियोलॉजिकल फैक्टर है वो देखते हैं, रोमेटिक फीवर की वजह से भी क्या हो सकता है, या रोमेटिक एंडोकार्डाइटिस कह सकते हैं, इसकी वजह से भी एरोटिक वाल के अंदर नैरोविंग हो जाती है। फिर इसके अलावा जो रोमेटिक फीवर के अलावा रोमेटिक एंडोकार्डाइटिस हो गया, रोमेटिक एंडोकार्डाइटिस के अलावा क्या हो सकता है कि ये तो जो रोमेटिक फीवर और रोमेटिक एंडोकार्डाइटिस की वजह से भी स्टेनोसिस हो सकता है, नैरोविंग हो सकता है। इसके अलावा कोई स्कार का फॉर्मेशन हो गया किसके अंदर? वाल के अंदर। जो एरोटिक वाल्व है उसके अंदर अगर कोई स्कार का फॉर्मेशन हो गया तो वो भी क्या नैरो कर सकता है, स्कार फॉर्मेशन।
स्कार फॉर्मेशन, यानी कि जो एरोटिक वाल्व है उसके अंदर कोई भी स्कार बन जाए या स्कार का फॉर्मेशन हो जाए, वो भी क्या कॉज करेगा, एरोटिक स्टेनोसिस। तो ये इसके कुछ एटियोलॉजिकल फैक्टर्स है जो कि क्या कॉज कर सकते हैं एरोटिक स्टेनोसिस। इसके अलावा भी काफ़ी रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन ये तो इसके मोस्ट कॉमन कॉजेज है एरोटिक स्टेनोसिस के। फिर इस एरोटिक स्टेनोसिस के एटियोलॉजिकल फैक्टर्स के बाद इसके जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है वो देखते हैं कि इसके जो साइन सिम्टम्स है वो कौन कौन से देखने को मिलते हैं एरोटिक स्टेनोसिस वाले पेशेंट के अंदर। तो इसके अंदर जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर क्या आएगा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से पहले एक बार इसके जो मोस्टली जो रिस्क फैक्टर्स है उनको भी देख लेते हैं, ताकि वो भी पता होने चाहिए। रिस्क फैक्टर एरोटिक स्टेनोसिस की पहले तो इससे पहले अपने देखा था कि इसके जो कॉजेज, मेन कॉजेज कौन कौन से है। मेन कॉजेज के बाद इसके जो मेनली रिस्क फैक्टर्स है वो भी इसके इम्पोर्टेंट है। तो रिस्क फैक्टर के अंदर जो है वो पहला आता है रिस्क फैक्टर में डायबिटीज़ मेलिटस। डायबिटिक मेलाइटिस वाले पेशेंट के अंदर भी स्टेनोसिस, एरोटिक स्टेनोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है एरोटिक स्टेनोसिस के अंदर, डायबिटीज मेलाइटिस वाले पेशेंट के अंदर स्टेनोसिस होने के? क्योंकि पता है डायबिटिक पेशेंट के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ होता है, और ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ होगा तो वो क्या कोज कर सकता है, वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो सकता है, या कोई भी कैल्सिफिकेशन हो जाएगा, कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाएगा उसके अंदर। तो ये डायबिटीज़ मेलाइटिस भी इसका मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर होता है। इसके अलावा हाइपर कोलेस्ट्रेलेमिया, अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गया है, हाइपर कोलेस्ट्रेलेमिया, हाइपर कोलेस्ट्रेलेमिया भी हो सकता है। इसकी वजह से भी स्टेनोसिस, एरोटिक वाल्व के अंदर स्टेनोसिस हो सकता है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे कॉजेज हो गए, जैसे हाइपरटेंशन, HTN, हाइपरटेंशन की वजह से भी एरोटिक स्टेनोसिस हो सकता है। ये भी एक रिस्क फैक्टर के अंदर आता है। इसके अलावा कि जो इसके अलावा और भी रिस्क फैक्टर जैसे हो गया HDL का लेवल बढ़ गया, बढ़ेगा या कम होगा, सॉरी जो LDL का लेवल है ना वो क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा? क्योंकि LDL अपनी बॉडी के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है, हार्मफुल होता है या मतलब बॉडी के लिए वो होता है, बेनिफिट होता है। HDL और LDL, इसका जो कंसेप्ट था वो मैंने प्रीवियस क्लासेस के अंदर बताया, जब एथेरोस्क्लेरोसिस पढ़ाया था उसके अंदर। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो HDL का लेवल है ना अपनी बॉडी के लिए, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन अपनी बॉडी के लिए मतलब बेनिफिट होता है, और जो HDL है वो नहीं होता है। तो LDL नहीं होता है, HDL का लेवल अपनी बॉडी के लिए बेनिफिट होता है। तो इसके अंदर HDL का लेवल क्या हो जाएगा, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का लेवल कम हो जाएगा। तो इसके अंदर डिक्रीज HDL का लेवल कम हो जाएगा, तो भी ये एरोटिक स्टेनोसिस को कोज कर सकता है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे कोज हो सकते हैं, जैसे जेनेटिक हो गया, फैमिली हिस्ट्री हो गया, जेनेटिक फैमिली हिस्ट्री। तो ये इसके कुछ कोजेस थे रिस्क फैक्टर होने के, कि किस वजह से एरोटिक स्टेनोसिस होने के रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। इसके अलावा भी जैसे हो सकता है, जैसे कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी हो किसी को, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी, कंजेनाइटली कोई एबनॉर्मलिटी हो उसकी वजह से भी एरोटिक स्टेनोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये थे इसके कुछ रिस्क फैक्टर जो कि इम्पोर्टेंट है एरोटिक स्टेनोसिस के। फिर एरोटिक स्टेनोसिस के जो रिस्क फैक्टर है उसके बाद देखते हैं इसके जो मोस्ट कॉमन साइन सिम्टम्स है या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस कौन कौन से होते हैं एरोटिक स्टेनोसिस के? तो इसका जो मोस्ट कॉमन जो साइन सिम्टम है वो तो क्या है, एसिम्टोमेटिक है, यानी कि कोई सिम्टम्स नहीं दिखते हैं मोस्टली पेशेंट के अंदर। एसिम्टोमेटिक, मोस्ट पेशेंट तो क्या होते हैं, एसिम्टोमेटिक होते हैं इसके अंदर पेशेंट, यानी कि पेशेंट के अंदर कोई सिम्टम्स अपने को देखने को नहीं मिलते हैं।
फिर इसके बाद अगर ऐसे कोई पेशेंट, मोस्टली तो असिम्टोमेटिक हो गया, लेकिन ऐसे कुछ सिम्टम्स भी होते हैं जो कि मोस्टली पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। मतलब कुछ पेशेंट के अंदर इसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और कुछ नहीं देखने को मिलते। जो भी कि इसके जो साइन सिम्टम्स है वो देखते हैं कि पेशेंट को कोई भी एक्टिविटी करेगा, एक्जर्शनल डिस्निया होगा, एक्जर्शनल डिस्निया, एक्जर्शनल डिस्निया। जब कोई पेशेंट एक्टिविटी करेगा तब उसको पेशेंट को ब्रीथिंग के अंदर डिफ़िकल्टी होगी। इसके अंदर क्या होगा, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी। जब एक्जर्शन करेगा, कोई भी एक्टिविटी करेगा पेशेंट, तब उसको एक्जर्शनल एक्टिविटी होगी, एक्जर्शनल डिस्निया होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है एरोटिक स्टेनोसिस के अंदर। तो ये एक्जर्शनल डिस्निया क्यों होगा? क्योंकि पेशेंट को क्या है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से। हाइपरटेंशन है यानी पल्मोनरी के अंदर प्रेशर बढ़ा हुआ है, इस वजह से क्या होगा, एक्जर्शनल डिस्निया देखने को पेशेंट को अंदर मिलेगा। फिर इसके अलावा पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी एडिमा, क्योंकि जो पल्मोनरी एडिमा क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि इसका जो ब्लड फ्लो है वो नहीं हो रहा, आगे बॉडी के अंदर ब्लड नहीं जा रहा है स्टेनोसिस होने की वजह से। इसके अलावा पल्मोनरी एडिमा के अलावा भी डिजीनेस और सिनकोप देखने को मिल सकता है। डिजीनेस या सिनकोप। डिजीनेस और सिनकोप क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि डिजीनेस और सिनकोप ये मोस्टली कब देखने को मिलता है? जब अपने ब्रेन होता है, ब्रेन के अंदर ब्लड सप्लाई कम होगी तो अपने को क्या देखने को मिलेगा, डिजीनेस और सिनकोप देखने को मिलेगा। क्योंकि ब्लड सप्लाई कम हो रही है, क्योंकि नैरो हो रखा है एरोटिक वाल्व, इसकी वजह से ब्रेन तक भी ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है। इस वजह से पेशेंट को क्या देखने को मिलेगा, डिजीनेस और सिनकोप भी देखने को मिलेगा। तो ये भी एक मोस्ट कॉमन साइन सिम्टम्स होता है, डिजीनेस और सिनकोप। ये किस वजह से? क्योंकि डिक्रीज ब्लड सप्लाई हो रही है ब्रेन को, इसलिए। तो इसके अलावा देखने को मिलेगा इर्रेगुलर हार्ट बीट। जो हार्ट बीट है वो भी इर्रेगुलर देखने को मिलेगी पेशेंट की, क्योंकि जो प्रॉपर जो बीट कहाँ से देखने को मिलती है अपने को, जो हार्ट बीट जब जो वाल्व है वो क्लोज और ओपन होते हैं तब अपने को इसकी जो हार्ट बीट है वो देखने को मिलेगी। तो इसका इम्प्रॉपर फंक्शन होने की वजह से इर्रेगुलर हार्ट बीट भी अपने को देखने को मिलेगी। इसके अलावा पेशेंट को फटीग हो सकता है, फटीग भी होगा क्योंकि पेशेंट को ब्लड सप्लाई कम हो रही है इस वजह से बॉडी को। तो ये इसके कुछ साइन सिम्टम्स है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है जो कि इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी काफ़ी हो सकते हैं, लेकिन जो मोस्टली अपने को ध्यान रखने हैं वो यही क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है जो कि अपने को ध्यान में रखना है। तो इसके ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अलावा इसके जो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस है वो क्या होते हैं वो देखते हैं। इसके बाद डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, अगर स्टेनोसिस हो गया है किसके अंदर, अरोटा के अंदर, तो फिर उसको अपन डायग्नोस कैसे करेंगे या फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो इसके जो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस है वो क्या है, पहला तो वही हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे पेशेंट की, हिस्ट्री टेकिंग या हिस्ट्री कलेक्शन। इसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन। अब हिस्ट्री में क्या करेंगे, हिस्ट्री में जो पेशेंट की हिस्ट्री है, अब हिस्ट्री में अपने को पता होना चाहिए कि हिस्ट्री के अंदर क्या कलेक्ट करेंगे। हिस्ट्री के अंदर जो भी रिस्क फैक्टर है उसको पता लगाएंगे। जैसे किसी पेशेंट को अगर डायबिटीज़ मेलाइटस है तो वो एक हिस्ट्री हो सकती है उसको एरोटिक स्टेनोसिस होने की। और भी जैसे डिजेनरेटिव कैल्सिफिकेशन हुआ है तो उसके लिए भी जैसे पेशेंट अगर कैल्शियम का इनटेक ज़्यादा कर रहा हो तो वो भी अपन हिस्ट्री में कलेक्ट करेंगे। और भी जैसे कोई प्रीवियस हार्ट डिजीज़ हो, पेशेंट को रोमेटिक फीवर हुई हो या रोमेटिक एंडोकार्डाइटिस हुआ हो तो ये भी अपन हिस्ट्री कलेक्शन के अंदर, प्रीवियस हिस्ट्री के अंदर देखेंगे। इसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन की जो पेशेंट का एबनॉर्मल हार्ट साउंड है वो अपन इसके अंदर देखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर। नॉर्मल
ट्रेमर, हार्ट साउंड या हार्ट बीट देखेंगे, जो भी वाइटल साइंस है वो इसके अंदर अपन फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर देखेंगे। फिर इसके बाद हिस्ट्री चेकिंग और फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद क्या करेंगे, पेशेंट का जो इम्पोर्टेंट डायग्नोसिस है वो है इकोकार्डियोग्राफी के थ्रू अपने को पता लग जाएगा कि पेशेंट के जो एरोटिक वाल है उसके अंदर स्टेनोसिस हुआ है। इसके अलावा एक्सरे कर सकते हैं पेशेंट का। एक्सरे के द्वारा अगर पता नहीं लग रहा है तो एक्सरे के अलावा फिर मतलब नेक्स्ट जो फर्दर जो डायग्नोसिस होता है वो सीटी स्कैन कर सकते हैं। सीटी स्कैन में पता लग जाएगा, या फिर एमआरआई भी कर सकते हैं पेशेंट की। तो ये इसके कुछ डायग्नोसिस है जो कि इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, इकोकार्डियोग्राफी, चेस्ट एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, तो ये इसके डायग्नोसिस है। इकोकार्डियोग्राफी इसका जो मेन डायग्नोसिस है वो होता है। फिर इसके बाद जो अगर एरोटिक स्टेनोसिस हो गया है तो इसके अंदर डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस के बाद क्या करते हैं, अपन इसका मैनेजमेंट करते हैं। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन देख लिया, फिर इसके बाद इसका जो मैनेजमेंट है वो देखते हैं। मैनेजमेंट के अंदर क्या होगा इसका कि जो मेडिकल मैनेजमेंट है वो करेंगे पहले। तो अगर मेडिकल मैनेजमेंट से अगर ट्रीट नहीं हुआ है पेशेंट तो उसको फिर नेक्स्ट फर्दर अपन क्या करेंगे, उसके सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं। तो सबसे पहले तो इसका जो मेडिकल मैनेजमेंट है वो देखते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, पेशेंट को वेज़ोडाइलेटर देंगे। वेज़ोडाइलेटर ब्लड वेसल्स को डायलेट करने के लिए एग्जांपल हो गया एंटीजी नाइट्रोग्लिसरीन। जो नेक्स्ट मेडिकल मैनेजमेंट होगा वो क्या होगा, नेक्स्ट वर्क जो हार्ट है उसके ऊपर वर्कलोड बढ़ रहा है। ऑब्वियसली वर्कलोड बढ़ने की वजह से क्या देंगे पेशेंट को, बीटा ब्लॉकर देने से क्या होगा, जो हार्ट के ऊपर जो वर्कलोड बढ़ा हुआ है वो कम हो जाएगा। तो इसलिए पेशेंट को बीटा ब्लॉकर ड्रग्स भी देते हैं। इसके अलावा पेशेंट को डायूरेटिक्स देंगे। डायूरेटिक्स भी इम्पोर्टेंट है। डायूरेटिक्स क्यों देंगे, पेशेंट की जो हार्ट है उसके अंदर ब्लड का फ्लूइड का एक्युमुलेशन ज़्यादा हो रखा है, इसलिए पेशेंट को डायूरेटिक्स देंगे। डायूरेटिक्स के बाद पेशेंट को क्या करेंगे, ये तो हो गया इसका मेडिकल मैनेजमेंट। इनके थ्रू अपन मेडिकल मेडिसिन देते हैं पेशेंट को। इसके अलावा अगर नर्सेज का रोल देखें इसके अंदर, तो नर्स का रोल क्या होगा कि जो पेशेंट क्या ले रहा है, हाई फैट डाइट ले रहा है, तो उसको कम करना है। जो फैट डाइट है यानी जो सोडियम डाइट है उसको भी कम करना है, और जो कोलेस्ट्रॉल वाली डाइट है उसको भी कम करना है। तो ये अपने को नर्सिंग एडवाइस देनी है पेशेंट को कि जो कोलेस्ट्रॉल की डाइट है वो भी करनी है, लो कोलेस्ट्रॉल डाइट को लेना है। इसके अलावा जो भी रिस्क फैक्टर थे अपने, जो भी रिस्क फैक्टर थे उनको कम करना है। जैसे स्मोकिंग कर रहा है पेशेंट तो स्मोकिंग के लिए उसको अवॉइड करना है। तो ये कुछ इसके नर्सिंग मैनेजमेंट थे, नर्सिंग इंटरवेंशंस। इसके अलावा फिर इसका जो सर्जिकल मैनेजमेंट है वो देखते हैं। अगर मेडिकल मैनेजमेंट से सही नहीं हुआ है पेशेंट तो इसका सर्जिकल मैनेजमेंट देखते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या है, जो फर्स्ट सर्जिकल मैनेजमेंट है वो है वेल्वुलोप्लास्टी, यानी कि जो वाल्व है उसको रिपेयर करना। जो वाल्व ख़राब हुआ है एरोटिक वाल्व, उसको रिपेयर करना, तो उसको बोलते हैं वेल्वुलोप्लास्टी। अब ये जो रिपेयर करते हैं, वेल्वुलोप्लास्टी करते हैं, उसकी सर्जरी का क्या नाम है वो अपने को पता होना चाहिए। कौन सी सर्जरी होती है जो कि वेल्वुलोप्लास्टी करने में करते हैं, उसे कौन सी सर्जरी बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोमीशुरोटोमी। ये सर्जरी का नाम है जो कि अपने को आना चाहिए। फिर इसके अलावा अगर पेशेंट को ये वेल्वुलोप्लास्टी नहीं कर सकते, कम्प्लीटली वाल्व ख़राब हुआ है, तो उसके लिए क्या करेंगे, वाल्व रिप्लेसमेंट करेंगे। वाल्व रिप्लेसमेंट भी इसका सर्जिकल इंटरवेंशन, यानी दूसरा वाल्व वहाँ पे लगा देते हैं। आर्टिफिशियल वाल्व होता है उसे वहाँ पे लगा देते हैं सर्जिकल इंटरवेंशंस के थ्रू। तो ये था आज की क्लास में अपन